बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? 2-3 मिनट बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इसमें हमने देखा था कि कंपनी फर्दर शायद जो कैपिटल है उसको कैसे राइज करती है आफ्टर जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। इसने इस चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि आफ्टर रीडिंग सेक्शन नंबर 83 हमें कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था कि कैसे और क्यों और कब कंपनी जो है अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर लेती है। देर आफ्टर जो कंपनीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक रेगुलेशन आ गई थी जो हम लोगों ने 2 दिन हो गए इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज होपफुली ये क्लोज हो जाएगी और हमारा जो सफ़र है वो नई रेगुलेशन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी तरह यार मैंने तो समझाया था कि इन वजूहात की वजह पे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो फर्दर शेयर इशू कर सकते हैं और मैंने क्लियर कर दिया था कि डायरेक्टर क्यों बैंक से लोन नहीं लेते, क्यों डिबेंचर्स की तरफ नहीं जाते, क्यों इसी तरीके कार की तरफ आ जाते हैं कि हमने जो शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज करना है। और बहुत अच्छी तरह मैंने तुम्हें ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी थी बिल्कुल एक एग्जांपल देके कि अगर हमारा कोई बिजनेस है हमने उस बिजनेस को प्रमोट करना है और उसकी पावर हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी हुई है कि तुम लोग पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हो लॉफुल अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, लेकिन यार कुछ करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। और वो पैसा यहाँ तो मेंबर्स के पास से आएगा या हम कहीं से कर्जा मांगेंगे। तो मैंने कहा था बहुत चीप फाइनेंसिंग होती है और ऐसी फाइनेंसिंग होती है जिसके ऊपर जो है हमें मंथली टेंशन नहीं होती कंपनी को कि यार फिक्स सरचार्ज जो है वो हमारे पास है। अभी तो प्रोजेक्ट भी नहीं स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज जो है वो कल कला को जाके पता नहीं आते भी हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो ख्वाब ही सोचे हैं ना। तो वो कंपनी के लिए एक सुख का सांस हो जाता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट में हिस्सा डाल लें या उनकी इजाज़त से कुछ नए मेंबर हम अपने साथ ले आए। तो उसके लिए ये हमने रेगुलेशन स्टार्ट की थी और मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ये इन रेगुलेशन को जब भी कोई एससीसीपी रेगुलेशन इशू करता है ना वो हमेशा यार हवाला देता है सेक्शन नंबर 152 का कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी लगाई है सेक्शन नंबर 152 ने कि जब भी इन जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं जो रजिस्टर और जो इसके स्कोप में ऑपरेट कर रही हैं उनको रेगुलेट करना है तो इस सेक्शन का हवाला दे के कोई भी कानून बना लेना। उसने कहा ये कानून पढ़ने हैं तुमने सेक्शन नंबर 83 के साथ मिला के, फिर फिर जो है तुम्हें अच्छी समझ आएगी कि क्या होने जा रहा है। तो उसके बाद मैंने कहा था कि कंपनी जो है फर्दर कैपिटल के किन किन वे से इंक्रीज कर सकती है। राइट शेयर हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी
कि राइट के थ्रू भी शेयर्स जो है इंक्रीज हो जाती है। राइट शेयर्स पे हमेशा जो है जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्हीं का हक है कि अगर कंपनी इस काबिल हो गई है कि वो कुछ और सोच रही है, कुछ सोच रही है, नया प्रोजेक्ट सोच रही है, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का ही पहले हक है कि उनसे ही पूछा जाए कि आप इस प्रोजेक्ट में हिस्सा डालें। देयर आफ्टर अगर वो रिजेक्ट करते हैं या कुछ छोड़ देते हैं, या अगर सारे के सारे मेंबर्स ये रजामंद हो जाएं स्पेशल रेजोल्यूशन में कि जो भी अब नया शेयर इशू होगा वो बाकी अवाम के लिए होगा, हम उसमें हिस्सा नहीं डालेंगे, तो उसको कहते हैं अदर देन राइट शेयर। तो इसके ऊपर भी डिटेल में जो है रेगुलेशन मौजूद है, और इसमें लॉ ने तो क्लियर बता दिया कि जब भी ये कुछ होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास हो गई। और इवन के उन्होंने इन रेगुलेशन में, कल हमने ये भी देखा था कि उन्होंने बताया था कि आप लोगों ने ना जब भी ये रेजोल्यूशन पास करनी है, क्योंकि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, और हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन जाती है जब, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ सारे मटेरियल फैक्ट्स और किन बुनियादों पर आपने ये पास करवानी है, कंपनी को क्या फ़ायदा है, वो सब चीज़ें बतानी है। तो लॉ ने कह दिया कि उन चीज़ों के साथ कम अज़ कम ये चीज़ें भी बतानी है जो कि हमने कल देखी थी, कि जब भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो उसके लिए जो नोटिस बनेगा इस रेजोल्यूशन के लिए, जो फर्दर शेयर इशू कैपिटल होगा, कि उसके नोटिस में क्या क्या आना है। तो कल का दिन सारा हमने इसके ऊपर लगाया, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह हमने क्लियर किया। तो इंशाल्लाह आज पक्का ये क्लियर हो जाएगा, ये रेगुलेशन जो है ये क्लियर हो जाएगी हमारी। फर्दर इशू अदर देन राइट, तो ये देखो उन्होंने कहा था कि जब भी मीटिंग करवानी है उसका नोटिस में तुमने क्या क्या लिखना है, और ये इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें उसने कहा था कि नोटिस में जो मेंबर्स आएंगे ना उन सबको बता देना। उसके बाद उसके बाद कमीशन से भी ये इजाज़त लेनी है, तो उसका भी डिटेल में हमने कल कवर अप कर लिया था। आज हमने पढ़ना है फर्दर शेयर कैपिटल का, फर्दर इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। अब हमारे पास दो टॉपिक रह गए, हमने कवर कर लिया राइट का, हमने कवर किया कल अदर देन राइट का, फिर हमने कवर किया था बोनस का, कि ये तीन वे से जो है ना कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। अब बाज़ दफ़ा कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ना प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कि हम एक प्रोजेक्ट लगाना जा रहे हैं, अगर इसमें कोई प्रोजेक्ट में हिस्सा डालेगा तो उसका शेयर जो है, ये जो शेयर्स हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनके राइट्स जो हैं और इनके जो प्रिविलेजेस जो हैं पहले शेयर्स से ज़्यादा होंगी। और डेफिनेटली वो राइट शेयर्स सबसे पहले किनको ऑफर किए जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे उनको ऑफर किए जाएंगे। तो राइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से इसमें वेरिएशन होती है, वो आज हमने ये देख लेना है। मेंबर अगर मना करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो हमें पता है वो जो शेयर्स होंगे वो पब्लिक के पास जो है वो डिलीवर हो जाएंगे, तो वो आ जाएंगे उनकी जगह पे। तो याद रखना यार, एक टर्म के प्रेफरेंस शेयर ना दो तरह के होते हैं, एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव। लेकिन शेयर्स के ऊपर तो हमें मिलता है डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर जब भी मिलेगा हमें मिलेगा डिविडेंड। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। और आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था डिविडेंड का चैप्टर, कि डिविडेंड हमेशा कंपनी के ऑर्डिनरी प्रॉफिट से देना है, अगर कंपनी को कहीं और से फायदा हुआ है तो उसमें से डिविडेंड अनाउंस नहीं करना। तो डिविडेंड कब अनाउंस किया जाएगा, जब कुछ बच बुच जाएगा, ठीक है, कुछ सरप्लस होगा तो उसमें से फिर इनकी बारी आती है। सबसे पहले हमें पता है ना, हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, कि इनकम स्टेटमेंट बनती है, इनकम स्टेटमेंट में से हमने सारे सेल होती है, फिर सीजीएस, फिर उसके बाद जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस होते हैं, वो लेस होने के बाद प्रॉफिट आता है, फिर हमने इंटरेस्ट पे करना होता है, यानी कि हमने वहीं पे कर देना है डिबेंचर होल्डर्स को। इंटरेस्ट पे करने के बाद हम लगाते हैं टैक्स का रेट, क्योंकि ये वो कमाई है जो कंपनी की कमाई है। टैक्स का रेट लगने के बाद
हमारे पास होती है अर्निंग। अर्निंग में से लेस करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस करने के बाद हमारे पास आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इस अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर लगता है टैक्स। फिर हमारे पास आ जाती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब जब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाती है तो फिर ये बिल्कुल पाक अर्निंग होती है, बिल्कुल साफ अर्निंग होती है। इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में। तो जब प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाते हैं फिर दोबारा एक मसला क्रिएट हो जाता है कि ये अर्निंग पाक नहीं रहती। वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले शोर में जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई जी हमें पहले क्लियर करो, बाद में इस अर्निंग को इकट्ठा करना। तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो होते हैं उनको फिर उनका पहले सोचा जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस शेयर्स वाले मैदान में आ जाते हैं। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ना, तो वो यहाँ से क्लेम करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। इनको भी मिलता डिविडेंड है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बचा तो इनको मिलेगा। तो सुनना, प्रेफरेंस जो शेयर होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनमें लिखा होता है कि कंपनी के पास यार अगर कुछ बचा तो तुम्हें पे किया जाएगा, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कुछ बचा तो तुम्हें पे किया जाएगा, तो इसका मतलब अब ये कुछ बच गया ना, तो जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो राइट है सबका डिविडेंड लेने का, ये भी मालिक है, ऑर्डिनरी शेयर वाले भी मालिक हैं, लेकिन राइट्स और बेनिफिट्स के जो वेरिएशन है उससे शेयर इशू किया गया था, इनको पहले प्रेफरेंस देनी है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके साथ कंडीशन लगी हो कि भाई जी कुछ बचा तो तुम्हें देना, नहीं तो नहीं देना, और कल कला को तुमने बात नहीं करनी कि इस साल कुछ बचा नहीं, अगले साल आगे तुम शोर मचाओ कि पिछले साल कुछ बचा नहीं था तो हमें पहले पिछले साल भी नहीं मिला तो इस साल हमें जो है ना कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। तो यारो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं नॉन कॉमुलेटिव शेयर्स। कि अगर कुछ ना मिला तो कल कला को ये गुस्सा नहीं करेंगे कि क्यों नहीं मिला था, और जो नहीं मिला था उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मसला ये होता है कि चलो इनको भी पेमेंट हो गई, कुछ बच गया, तो फिर इसमें हिस्सा होता है जो ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर होते हैं। अब मैंने तुम्हें बता दिया नॉन कॉमुलेटिव क्या होता है। कॉमुलेटिव क्या होता है? कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर तुम्हें समझ आ गई है ना नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेट्स सपोज इस साल कंपनी नुकसान में है या कंपनी के पास कम प्रॉफिट है। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो उनके ऊपर डिविडेंड हम पूरा नहीं पे कर सकते। तो नॉन कॉमुलेटिव वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, तो इनको तसल्ली दी जाती है, यार तसल्ली रखो, अगर तुम्हें इस साल कुछ नहीं ना मिला तो इसको जमा कर लो, अगले साल हमें बता देना, तो तुम्हारी कसर निकल जाएगी। अगले साल जब भी प्रॉफिट होगा, पहले जितने पुराने प्रॉफिट्स तुमको नहीं दे सके, इनको परसेंटेज बताई जाती है कि इतनी परसेंट से हर साल तुम्हें प्रॉफिट देंगे, डिविडेंड देंगे। तो इनको कहा जाता है यार टेंशन नहीं लेनी तुमने, पिछले सालों में जितने डिविडेंड तुमको नहीं ना दे सके, घबराओ मत, जब भी प्रॉफिट होगा पहले पिछले वाले डिविडेंड देंगे फिर इस साल का डिविडेंड देंगे। ये फर्क होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर प्रॉफिट हुआ तो कुछ मिलेगा, नहीं हुआ तो ये भूल जाएंगे। कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाले अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, मिल जाएगा, नहीं प्रॉफिट हुआ तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि इन्होंने हमें प्रॉफिट नहीं दिया, और नेक्स्ट टाइम जब भी प्रॉफिट होगा तो ये सबसे पहले अपने पुराने प्रॉफिट्स क्लियर करवाएंगे, पुराने डिविडेंड्स जो हैं वो मांगेंगे, देन जो है वो कहेंगे अब की बात करें। ये दोनों का फर्क है। आगे वर्ड आ जाना है कि प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताओ, वो कम्युलेटिव है कि
नॉन कॉमुलेटिव है। तो लॉ ने कहा जी सेक्शन नंबर 58 पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी जो है ना डिफरेंट राइट्स के वेरिएशन के जो है ना शेयर इशू कर सकती है, और ये कहता है जी कंपनी एक्ट ने पहले से अलाउ किया हुआ है। सेक्शन नंबर 58 छोटा सा सेक्शन है, तुम खुद भी पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी अब। तो उसने कहा जी सेक्शन जो है 58 ने बताया था कि कंपनी जो है ना शेयर इशू कर सकती है सब्जेक्ट टू डिफरेंट राइट्स एंड वेरिएशन में। तो उन्होंने कहा जी ये हो सकता है अगर ये वाली जो बिलो फॉलोइंग कंडीशंस हैं इनको फुलफिल किया जाए। मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्लियरली कंपनी को ऑथोराइज किया जाए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये बात मौजूद हो कि कंपनी कल कला को डिफरेंट राइट्स और प्रिविलेजेस के शेयर्स इशू कर सकती है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी पार वैल्यू से डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे। हमने पीछे पढ़ा था कंपनी के पास पावर होती है कि वो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर देती है, लेकिन उन्होंने कहा प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना कभी भी डिस्काउंट पे नहीं मिलेंगे, ये हमेशा आपको पार वैल्यू से ऊपर ही मिलेंगे या मैक्सिमम अप टू पार वैल्यू मिलेंगे। उसके बाद बोर्ड शैल कंसिडर एंड रिजॉल्व टू इशू द इशू शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। हमें पता है पीछे भी बोर्ड ने कंसीडर किया था, इस बार भी बोर्ड ने कंसीडर किया है। फिर उसके बाद जी जब ये डिसीजन लेंगे तो उसमें ये सारी बातें कर लेंगे। जब डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें ये सारी बातें कर लेंगे। ठीक है। तो उसमें लिखा जाएगा कौन से कितनी काइंड्स के शेयर इशू करने हैं, राइट्स कौन 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 से राइट्स वेरिएट हो सकते हैं। उसके बाद शेयर्स जो हैं अदर देन ये राइट के शेयर हैं या अदर देन राइट के शेयर हैं। ठीक है। ये एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करने हैं या एग्जिस्टिंग मेंबर के अलावा इशू करने हैं। देखो अगर तो एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करने हुए तो बिल्कुल सारी रिक्वायरमेंट लग जाएंगी जो ऊपर हमने पढ़ी थी राइट इशू की। और अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हुए अदर देन राइट को, तो वो सारी रिक्वायरमेंट लगेगी ऊपर जो हमने पढ़ी अदर देन राइट की, जिसके ऊपर कल भी हमने एक दिन गुजार दिया। उसके बाद इनका क्या राइट होगा और ये कैसे प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा जो है क्लेम करेंगे और कितना इनको प्रॉफिट मिलेगा वो बताएंगे। उसके बाद इनका बताएंगे कि वाइंडिंग अप में इनका क्या राइट होगा, वाइंडिंग अप में कैसे और कितना ये कंट्रीब्यूट किया करेंगे, और अगर कोई सरप्लस हुआ तो वो कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। उसके बाद ये देखो आ गया वर्ड, उन्होंने कहा ये प्रेफरेंस शेयर्स की तुमने ना टाइप बतानी है, ये कॉमुलेटिव है कि नॉन कॉमुलेटिव है, और whether the preference shares convertible into ordinary shares। और कल कला को अगर preference shares ने कन्वर्ट होना है ordinary शेयर में तो बताना है, लिखा होना चाहिए कि ये कितने साल तक प्रेफरेंस राइट्स रहेंगे आपके पास, और कितने साल के बाद हम इसको ऑर्डिनरी शेयर में इफ एनी कन्वर्ट करना है तो मोड किस तरीका से और किस मैनर से कन्वर्ट किया जाएगा वो सारा बताएंगे। ठीक है। तो ये सारी कंडीशन याद पढ़ लेना, बिल्कुल इजी है। तुम एक बार इसको पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा सारी की सारी कंडीशंस। और हमें पता है कि अगर अदर देन राइट का इशू करना है, प्रॉफिट्स में हिस्सा डालेंगे। नजीम भाई क्या कह रहे हो, ज़रा मैसेज लिख देना फिर मैं आ जाऊंगा इसकी तरफ। और मैंने कहा था कि अगर डिफरेंशियल राइट्स के इशू करने हैं शेयर्स और अदर देन राइट के इशू करने हैं तो उसके लिए हमें पता है नोटिस और उसकी मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो ये भी जो है आप एक नज़र देख लेना, ये मिलती जुलती बातें हैं जो हमने ऊपर ऑलरेडी कवर की हुई हैं। उसके बाद कमीशन को भी अप्लाई करना है इन्होंने, नेक्स्ट स्टेप होगा कमीशन का। कमीशन को अप्लाई करेंगे, उनको बताएंगे कि क्यों जो है जी हम प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं डिफरेंशियल राइट्स वाले इशू करने जा रहे हैं और हमारा क्या प्लान है। तो लॉ ने यहाँ पे कहा कि कमीशन को बताना है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है। तो 2 मंथ्स के अंदर, ये भी यार आपने ही पढ़ना है, अब मैं पढ़ के थक गया हूँ। तो खुद
अगर लिखा हो कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, अब मैं सच में नहीं थक गया, वैसे ही कह रहा हूँ कि ये यार अब तुम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने 2 दिन गुजारे मेरे साथ जो है इस रेगुलेशंस के ऊपर, जो हमने सारी डिटेल में पढ़ी ऊपर, वही मिलती जुलती बातें अब नीचे आएंगी। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, अगर मसला होगा ग्रुप में पूछ लेना, तो वहाँ भी बता देंगे। मेरा पर्पज़ आज ये है कि मैं कुछ थोड़ा सा आगे चलूँ। अच्छा, फेलर टू कन्वर्ट आर रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स के पीछे लिखा होगा कि प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो पीछे हमने पढ़ा था ये कन्वर्ट होने हैं तो कब होने हैं, तो उसके ऊपर ये रेगुलेशन दे दी गई कि अगर डिफ़ॉल्ट किया जाएगा तो हम क्या करेंगे। एससीसीपी क्या है, फिर ये डिफ़ॉल्ट की सारी रेगुलेशन। अब बात करते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम। प्रेफरेंस शेयर से भी हमारा जो है कैपिटल ही इंक्रीज होगा। अब है एम्प्लॉय शेयर स्कीम, लास्ट जो है इस रेगुलेशन में। एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या होती है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज एन अग्रीमेंट और एन अरेंजमेंट अंडर विच अ company can issue shares to its employees or employees of the associated company. ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करती है, अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि अगर आप हमारे एम्प्लॉयज हो सॉरी, अगर आप हमारे एम्प्लॉयज हो तो, और आपने कुछ स्पेसिफिक पीरियड हमारे साथ गुजारा हुआ है, तो कंपनी कहती है घबराने की जरूरत नहीं, आप कंपनी के नौकर नहीं, आप कंपनी के मालिक हैं, लेकिन वो मालिक बनने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ने हैं। तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बाज दफा शेयर्स इशू कर देती हैं, और वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे से शेयर इशू किए जाते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज शेयर स्कीम के थ्रू अप्रूव होती है स्कीम, और उस स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयज को शेयर बेचे जाते हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो होती है उससे एम्प्लॉयज जो हैं फ़ायदा उठाते हैं, उनको ये फीलिंग आती है कि हम इस कंपनी के अब नौकर नहीं, इसके मालिक भी बन गए हैं। तो एम्प्लॉयज के शेयर स्कीम का भी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट यार यही जाना है कि अवाम ने शेयर सब्सक्राइब करने हैं, तो तुम्हारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होना है। तो इसके ऊपर भी वो सारे तरीकाकार जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं, तो पहले तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन होनी चाहिए, फिर तुम्हारे आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, फिर एम्प्लॉयज सिर्फ वो होने चाहिए जो कि पे रोल के ऊपर हों, ठीक है। फिर तुमने बताना है इसके बाद कि वो एम्प्लॉयज किसके हैं, होल्डिंग कंपनी के हैं, सब्सिडरी के हैं, कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, इन एक्सक्लूडिंग नॉट डायरेक्टर, ये किसको शेयर इशू कर रहे हो। जो होल टाइम डायरेक्टर था हमने पढ़ा था ना, वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है। उसके बाद कौन कौन कितना कितना एलिजिबल है, किसका कितना राइट है, किस एम्प्लॉय को कितने शेयर्स ऑफर करने हैं, तो ये सारा तरीका तुम यहाँ पे पढ़ोगे। तो ये देखो लॉ ने कह दिया कंपनी इज इन ऑपरेशन फॉर लास्ट 3 years, तो ये सारी बातें तुम पढ़ोगे, तुम्हें बड़ी अच्छी तरह अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हर वो कंपनी जिसको 3 साल दुनिया में हो गए हैं अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय शेयर स्कीम ऑफर कर सकती है। फिर उसके बाद सारी कंडीशन के कंपनी देखे जी, कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग का, कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया हो डिविडेंड देने का, फिर कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया हो, किसी एम्प्लॉय को सैलरी तो दे नहीं रही, अब उसको कहती है आ जाओ तुम मालिक बन जाओ, ठीक है। तो ये सारी यार रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह, और मुझे पक्का यकीन है तुम पढ़ लोगे अब, और तुम्हें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ले जी, मैंने क्लोज कर दिया इसको, अब तुम खुद पढ़ लेना कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती क्या है, इसका नोटिस वगैरह, ये सारी यार वही बातें रिपीट हो रही हैं, और आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा जो है इसके ऊपर वही बातों को रिपीट कर करके पढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तुम एक नज़र देख लेना यार, इसको बिल्कुल क्लियर होगा। तो लेट्स सी हमने क्या पढ़ा। हमने कंक्लूड आज किया कि डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास इख्तियार है, वो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों इंक्रीज कर सकते हैं, लेक्चर के स्टार्ट के पहले भी बताया, उसके बाद ये देखो डायग्राम बना बना के मैंने हर चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये था जो हमने
पढ़ा कि कंपनीज फर्दर इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, ये रेगुलेशन है हमारे सिलेबस में, और इस रेगुलेशन को मिला के पढ़ना था सेक्शन नंबर 83 के साथ। तो इस रेगुलेशन में उन्होंने बताया कि कंपनीज की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे वो शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकती हैं। तो होपफुली आपको बड़ी अच्छी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी मिली होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल। The listed company buyback of share capital regulation 2019। देखिए अब जो हमने सेक्शन पढ़ना है वो सेक्शन है 88। कंपनी फर्दर इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं, वो पढ़ा दिया। प्रीमियम पे शेयर इशू हो सकते हैं, वो पढ़ा दिया। शेयर इशू भी हो सकते हैं, शेयर कंपनी वापस परचेज भी कर सकती है। ठीक है, इन दोनों में फर्क रखना। तो इसके ऊपर भी एक सेक्शन कंपनीज एक्ट में मौजूद है, जिस सेक्शन का नाम है 88। सेक्शन जो 88 है वो भी इसी तरह चुप साध लेता है जैसे पिछले वाले सेक्शन थे। उन्होंने भी इशारा किया था कि यार कंपनी जो है ना, उसके पास इख्तियार है कि वो अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकती है, और उन्होंने चुप साध ली थी। तो बाद में जो एससीसीपी था उसने 512 की जो है पावर यूज की और बताया कि कैसे कैसे इंक्रीज कर सकती हैं। और आपने देखा होगा कितने ज्यादा हमने और कितने वे से हमने पढ़ लिया कि कैपिटल कैसे इंक्रीज करना है, तो हमने रिक्वायरमेंट कौन सी फुलफिल करनी है। इसी तरह सेक्शन नंबर 88 है कि अच्छा यार कंपनी अपने शेयर्स को वापस भी परचेज कर सकती है। तो किस वे से किसी से शेयर परचेज किए जाएंगे? क्या कंपनी फोर्सफुली कह देगी कि लाओ जी अब मेरा शेयर मुझे वापस दो, पकड़ो अपने पैसे और निकल जाओ यहां से? तो सेक्शन 88 ने तो पावर दे दी कि किस तरह और कैसे जो है शेयर्स जो है उनको खरीदा जा सकता है। याद रखें शेयर्स अब होते हैं दो तरह के। ये जो सीरीज है स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा कि शेयर्स होते कितनी किस्म के हैं और क्या तरीकेकार है जो बायबैक करने का। क्यों बायबैक करते हैं? पहले तो वजह ये है, पड़ा रहने दे पैसा शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो बायबैक करने की क्या नौबत आ गई है? कंपनी कहते हैं बाज दफा डायरेक्टर्स अगर और शेयर होल्डर्स आपस में स्पेशल रेजोल्यूशन कर ले कि यार कंपनी के पास सरप्लस पैसा है, पैसा जो है कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा, फजूल पड़ा हुआ है, और जितनी इन्वेस्टमेंट लगनी थी लग गई है, सरप्लस पैसा लगा हुआ है और डिविडेंड्स इतने जनरेट नहीं हो रहे। बात को फॉलो कर रहे होंगे आप कि कंपनी ने डायरेक्टर ने तो, ये यार तस्वीर बना देता हूँ। ये बैठे हुए हैं शेयर होल्डर्स, होपफुली सारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और इसके बाल भी बना देते हैं, ये गंजा रह गया। ये बैठे हुए शेयर होल्डर्स, इनको जो पावर दी हुई है, शेयर होल्डर्स ने इन लोगों को पावर दी है डायरेक्टर्स को। ये सारी अवाम इकट्ठी हो गई, डायरेक्टर की जान खाना शुरू हो गई, यार तुमको इतने ज्यादा बिलियन के हिसाब से हमने पैसे दे दिए, डिविडेंड तुम जो है वो हमें 4 आने 5 आने अनाउंस कर रहे हो, तो वजह क्या है? इतने पैसे पड़े हुए हैं, लगाओ इसको कहीं पे। डायरेक्टर के पास जो जितनी ऑप्शन थी, जितना पैसा लगाना था लगा चुके हैं। अब डायरेक्टर इन लोगों को समझाते हैं भाई पैसा हमारे पास ना फजूल पड़ा हुआ है, हमने जितने काम करने थे ना मेमोरेंडम में लिखा था हम कर चुके हैं, लेकिन पैसा फिर भी पड़ा हुआ है। तो अवाम की तरफ से क्या आवाज आएगी? वो पैसा वापस दे दो। ठीक है, पैसा अगर तुम्हारे पास इतना ही फालतू पड़ा है तो दो हमें, हमारा पैसा हम वापस चले जाते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर तुमने हमें ऐसे ही डिविडेंड अनाउंस करना है तो फिर लॉ कहता है तुम लोग आपस में बैठ के ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो।
तुम लोग आपस में बैठ के स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो कि तुम लोग कंपनी में बाय बैक ऑफ शेयर करना चाहते हो। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्यों करेंगे और कैसे करेंगे कि अगर कंपनी के पास सरप्लस पैसा मौजूद होगा, अगर कंपनी के पास सरप्लस पैसा मौजूद नहीं है ना, तो कंपनी कभी भी सोच भी नहीं सकती कि मैं बायबैक ऑफ शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि अगर कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करने जा रही है ना, तो इसका मतलब ये जो बेचारे क्रेडिटर्स हैं, ये बड़े बालों वाले, इन्होंने तो कंपनी को कर्जा दिया होगा ना, सबसे पहले तो ये शोर मचा देंगे कि इतने अमीर हो गए हो तुम, अपने शेयर्स ही परचेज करना शुरू कर दिए हैं, लाओ हमारे पहले पहले पैसे वापस दो। ठीक है, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी शोर मचा देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इतने पैसे नजर नहीं आ रहे और तुम अपने शेयर मेंबर्स को कह रहे हो लाओ वापस शेयर दे दो, पैसे ले जाओ, बड़े पैसे पड़े हैं। तो लाजमी याद रखना, जब भी कंपनी के पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है और वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता, जो प्रोजेक्ट लगने थे लग चुके हैं, अब वो पैसा एक्सेसिव है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो लॉ कहता है वो पैसा यार लोगों को वापस कर दो। ठीक है, तो खुद से नहीं वापस करना कि यार ये मोटा बैठा हुआ है, चलो जी उठो, अपने शेयर पकड़ो, हमें दो और निकल जाओ यहाँ से। ना यार, एक बिल्कुल लीगल वे है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन में डिसाइड करेंगे कितना क्वांटम जो है हमने बायबैक करना है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बायबैक करने हैं। और हमें पता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है 3/4 की मेजोरिटी से, ये पास कर लेते हैं। अच्छा चलो जी, सरप्लस पैसा है ना, जिसने जाना है ना तो वो चला जाए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई। तो उस स्पेशल रेजोल्यूशन में प्राइस, चीजें, सारे मामलात को, क्या क्या मामलात कैसे कैसे तय करने हैं, हमें लॉ बताएगा। एक तो बात तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग होगी क्यों बाय बैक ऑफ शेयर होने लगा है। ठीक है, मैंने ये तुम्हारा कंसेप्ट और सवाल जवाब जो है ये क्लियर कर दिए। अब दूसरा कंसेप्ट ये भी लाजमी है, अगर इसको ना सुना तो गुजारा नहीं होना, सांस नहीं आना पड़ते हुए। वो ये कंसेप्ट है, कुछ शेयर होते हैं नॉर्मल शेयर होते हैं। जैसे इन लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन लेट्स सपोज पास की, क्या तरीकेकार था अभी नहीं पूछना, लॉ को पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा डिटेल में तरीकेकार कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास होनी है वो मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्या इनको वजह थी क्यों ये पास कर रहे हैं। देयर आफ्टर शेयर्स दो तरह के होते हैं। ऐसे शेयर्स जिनको अपने मेंबर से परचेज किया जाएगा और परचेज करने के बाद, ये देखो ये शेयर्स जो है ना परचेज कर लिए, इधर रख के इनको आग लगा दी जाएगी। या सच में आग नहीं लगानी, ऐसे शेयर्स जो परचेज करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, एक तो ये शेयर होंगे। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनको इन्हीं मेंबर से परचेज किया जाएगा, बाय बैक किया जाएगा इनसे, और ये जो शेयर्स होंगे बिल्कुल एक बंद सेफ में संभाल के रख लेंगे। ठीक है, ये सेफ के अंदर शेयर्स पड़े हुए हैं, खबरदार इनको अगर आग लगाई तो। ठीक है, समझ आ गई तुम्हें? दो तरह के शेयर्स होते हैं। अब ये बिल्कुल वो वाला शेर बन गया जिसको पिंजरे में संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला शेर बन गया अब। तो जी जब भी बायबैक किया जाएगा हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो ये वो वाले शेयर्स होंगे जिनको डिस्ट्रॉय करना है, या तो ये वो वाला शेयर है जिसको पिंजरे में संभाल के रखना है। तो ऐसा शेर जो कि शेर ही मैं कहने लग गया हूँ, ऐसा शेर जो हो जिसको पिंजरे में हमने संभाल के रखना है, इस शेर का नाम होता है ट्रेजरी शेयर। ट्रेजरी शेयर्स। ठीक है, तो लॉ हमें बताएगा फिर कि जो डिस्ट्रॉय करना है उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे आग लगा दी है। ठीक है, तो क्या आग लगाना भी जायज है? तो ये अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, लॉ कहेगा डिस्ट्रॉय कर दो।
तो डिस्ट्रॉय कैसे करना है उसके बारे में भी बताएगा। उसके बाद ये जो पिंजरे में तुमने शेयर्स रखे हुए हैं इनको कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। तो ये ट्रेजरी शेयर्स जो है कितनी देर तक पिंजरे में रखने हैं, बाद में इनको आज़ाद कर देना है। ठीक है, बाद में इनको कब मार्केट में बेचना है, क्योंकि ये शेयर संभाल के रखे हुए हैं ना, ज़रूरत हुई और कब हुई तो कैसे हुई तो कैसे इनको बाद में मार्केट में भेजना है, तो इनका भी प्रोसीजर है। तो यार ये आने वाली कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर दी कि क्यों हम ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं और क्यों और कैसे और किस तरह बायबैक होना है। ये सारा मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया कि यार अब जो है ना हमारे साथ सीरीज में ये होने जा रहा है। तो होपफुली मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर की। तो सबसे पहले आए सेक्शन नंबर 88 पढ़ते हैं जो है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये लॉफुल है फॉर द कंपनीज के लिए अगर कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा हुआ है और कंपनी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेती है तो कंपनी अपने आप ही अपने शेयर्स को परचेज कर सकती है कि किसी को ना बेचना, मुझे ही बेच दो शेयर्स। शेयर परचेज बाय द कंपनी में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड रेगुलेशंस बी ईदर कैंसल्ड आर हेल्ड एज ट्रेजरी शेयर्स। ये शेयर्स जो परचेज किए जाएंगे, देखा वही बात हुई ना जो मैंने तुम्हें समझाई, वो या तो कैंसिल कर देंगे, खत्म ही कर देंगे उनका नामो निशान, या उनको संभाल के रखेंगे ट्रेजरी शेयर्स के तौर पे। शेयर परचेज बाय एन अनलिस्टेड कंपनी, उन्होंने कहा ये ट्रेजरी शेयर्स जो होते हैं ना, ऐसे शेयर्स जिनको पिंजरे में संभाल के रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं। किसी और कंपनी के शेयर कभी भी ऐसे इशू नहीं होते। ठीक है, तो याद रख लेना कि जो ट्रेजरी शेयर्स होते हैं ना, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के पास होते हैं। प्राइवेट कंपनी और कंपनी, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड जो कंपनी है, उनके पास ये कभी भी ट्रेजरी शेयर्स नहीं होंगे और ना वो इशू कर सकते हैं। उन्होंने कहा जब भी बायबैक होगा ना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का, वो इन शेयर्स को कैंसिल कर देंगे एंड नॉट बी हेल्ड एज ट्रेजरी शेयर्स। उनको कभी भी ऐसे सोने की तरह संभाल के नहीं रखेंगे। परचेज ऑफ शेयर्स शैल बी मेड ड्यूली ओनली अंडर अथॉरिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। देखा मैंने पहले कहा था ना कि ऐसे ही फोर्सफुली नहीं किसी को कह देना चलो उठो अपने शेयर बेचो और निकल जाओ यहाँ से। स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, वहां पे सारे मामलात होंगे। अब वो रेजोल्यूशन कैसी होनी है, क्या मामलात होने हैं, इसने तो नहीं बताया, इसके ऊपर फिर रेगुलेशन पढ़नी पड़ेगी। तो परचेज ऑफ शेयर शैल बी मेड विद इन अ पीरियड, फिर यहाँ से भी कंपनी एक्टर ने अपनी जान छुड़ा ली। उसने कहा यार मुझसे ना पूछो कि परचेज शेयर कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, कितने पीरियड में करने हैं, कहता जाओ पढ़ लो रेगुलेशन को। उसके बाद प्रपोजल ऑफ बोर्ड टू परचेज शेयर शेल ऑन कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग, कहता है जी अगर बोर्ड, सबसे पहले हमें पता है ना कि डिसीजन मेकिंग बोर्ड के पास होती है, फिर वो प्लेस होती है मीटिंग के पास। तो बोर्ड जब ये सोच लेंगे ना कि यार पैसा ज्यादा है तो क्यों ना बायबैक कर लिए जाएं, तो कहता है जी लिस्टेड कंपनी है तो फौरन कमीशन को बताएगी, और अदर देन लिस्टेड कंपनी भी कमीशन को ही फौरन बताएंगी। लेकिन अगर लिस्टेड है तो उसी दिन वो कंपनी क्या करेगी, अपना डिसीजन, कंपनी के डायरेक्टर अपना डिसीजन कमीशन को और एससीसीपी को डिलीवर करेंगे। परचेज ऑफ शेयर शैल बी मेड इन कैश, हमेशा पैसा देना है तुमने जब भी परचेज किए। ये नहीं कहना कि शेयर परचेज कर लिए, वो सोफे पड़े हैं कंपनी के वो उठा के ले जाओ, वो बिल्डिंग के शीशे हैं उतार के ले जाओ। तो लॉ ने कह दिया जी अगर तुमने बायबैक करना है ना तो हमेशा पैसों में और हमेशा तुमने प्रॉफिट से करना है, रिजर्व से करना है। यानी कि इसका मतलब हमें फिर समझ आ गया कि पैसा पड़ा है तो कहाँ पड़ा होगा, तुम्हारे पास प्रॉफिट्स ज्यादा हैं तो उनमें से देना है जब भी तुमने इशू करना है। सरप्लस पैसा जितना भी होगा उसमें से देना है। फिर उन्होंने कह दिया यार तुम ना बच्चों को एक बात बताओ, तुमने अभी एक लेक्चर पढ़ाना है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। बाय बैक ऑफ शेयर लॉ ने सबको बता दिया, क्रेडिटर्स को समझा दिया। यहाँ पे ना एक तसल्ली दी है क्रेडिटर्स को, ये बहुत बड़ी तसल्ली दी है। जब तुम मेरे साथ पढ़ोगे ना
रिडक्शन ऑफ कैपिटल इंशाल्लाह। तो तुम्हें पता चलेगा कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या होती है और कैसे एक कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करती है। तो लॉ ने कहा बाय बैक ऑफ शेयर का हरगिज मतलब नहीं है वो वाला लेक्चर जो अभी तुम्हारे उस्ताद ने पढ़ाना है। तो बाय बैक का अब लॉ ने कहा कैंसलेशन ऑफ शेयर करना यहाँ पे बिल्कुल मतलब नहीं होगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, जो कि सेक्शन नंबर 89 में मौजूद है और इंशाल्लाह हम वो अगले हफ्ते स्टार्ट कर लेंगे। तो लॉ ने क्लियरली यहाँ भी डिफाइन कर दिया कि बिल्कुल कैंसलेशन ऑफ शेयर्स क्रेडिटर्स आप लोगों को जो है सोचने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा। उसके बाद शेयर हेल्ड बाय द कंपनी एज ट्रेजरी शेयर्स, उन्होंने कहा ट्रेजरी शेयर्स को तब तक संभाल के रखना जब तक ये नीचे वाली कंडीशंस पूरी ना हो जाएं। और कहता है जी जब तुम ट्रेजरी शेयर्स को संभाल के रखोगे तो जितने भी इनके एंगेज्ड वोटिंग राइट्स होंगे वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि जब एक शेयर पकड़ के पिंजरे में डाल दिया तो यार उसकी क्या औकात। तो कहता है जी जितने भी ट्रेजरी शेयर्स हैं जो तुम्हारे पिंजरे में बंद हैं, तो अगर इनके बाद कोई मीटिंग हो रही है और वो ट्रेजरी शेयर्स लॉ हमें मुद्दत बताएगा ना जो परचेज करके हम बंद करके रख लेंगे, तो लॉ कहता है इनकी वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाती है। वोटिंग राइट होती है लेकिन तब ये बहाल हो जाती है जब ये दोबारा बिकते हैं। तो इनकी वोटिंग राइट्स और इनके ऊपर जितना भी डिविडेंड वगैरह अगर कोई अनाउंस होना है बाद में, तो डिविडेंड इनको नहीं दिया जाएगा जो ट्रेजरी शेयर्स कंपनी के पास मौजूद होंगे। कंपनी ये नहीं कह सकती कि 5,000 शेयर्स कंपनी के लॉकअप में पड़े हैं तो डिविडेंड अनाउंस करना है तो उन शेयर्स के ऊपर भी अनाउंस करके कंपनी को ही डिविडेंड दे दिया जाए, हरगिज नहीं। तो लॉ ने कह दिया कंपनी जब ट्रेजरी शेयर्स परचेज कर लेती है तो जितने भी वोटिंग राइट्स हैं उनके सस्पेंड हो जाते हैं, और उस अरसे के दौरान अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हुआ तो ऐसे शेयर्स को नहीं कोई डिविडेंड मिलेगा, और ना उनको बाद में परचेज करने वाला कह सकता है कि यार तुम्हारे पास ये ट्रेजरी शेयर्स पड़े थे उस अरसा में डिविडेंड अनाउंस हुआ था वो डिविडेंड मुझे दे दो। तो लॉ ने कह दिया, मना कर दिया कि ये डिविडेंड इनके खिलाफ अनाउंस नहीं होगा, सॉरी इनके हक में अनाउंस नहीं होगा। जब ये जिंदा हो जाएंगे ट्रेजरी शेयर्स, जिंदा का मतलब किसी के पास चले जाएंगे, पिंजरे से आजाद हो जाएंगे, फिर ये बिल्कुल वोटिंग राइट भी इनके बहाल हो जाएंगे और बिल्कुल इनको फिर हर साल डिविडेंड भी मिलेगा जैसा जो प्रोसीजर होता है आम शेयर्स का। फिर उसको कहता है जी ये वाला सेक्शन आपको कभी भी मना नहीं करता, प्रिवेंट नहीं करता है एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज फुली पेड बोनस शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी शेयर्स। कल कला को शेयर्स पड़े हुए हैं ट्रेजरी शेयर्स, अगर आपके पास फिर सरप्लस बचता है तो कहता है जी ट्रेजरी शेयर्स को एज अ बोनस शेयर्स अपने मेंबर्स को उठा के दे देना, क्योंकि बोनस शेयर्स में तो हमने नए शेयर क्रिएट करने हैं ना, उन मेंबर्स को देने हैं। तो बोनस हमने कहाँ से इशू करना है, शेयर प्रीमियम से। जब शेयर प्रीमियम से हमने उन्होंने कहा जी आपने शेयर अनाउंस करने हैं ना तो यही शेयर उठा के दे देना, तुम्हें मैं मना नहीं करता। फिर उसको बाद कहता है जी पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ ट्रेजरी शेयर्स एज आर रिडीमेबल। अगर ये ट्रेजरी शेयर्स रिडीमेबल हैं, इसका मतलब है ट्रेजरी शेयर्स ने किसी अरसे के बाद खत्म होना है, तो इनकी पेमेंट भी कहता है जी पे कर देना, उसके लिए भी मना नहीं किया। बोर्ड शेल रिकमेंड टू द मेंबर परचेज ऑफ शेयर्स, बोर्ड हमेशा जो अपना डिसीजन, अभी तो ऊपर डिसीजन लिया था, अब मेंबर्स को अपना डिसीजन सुना देंगे। डिसीजन क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि क्या परचेज करना है और क्यों परचेज करना है, कैंसिल करना है कि होल्ड करना है, परचेज प्राइस क्या होगी, पीरियड क्या होगा, और सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, और जस्टिफाई करना है कि क्यों हम चाहते हैं कि परचेज कर ली जाए, और इस परचेज का कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या असर होगा वो भी बता देना है। तो ये सारी बातें बोर्ड बताएगा। फिर ये जो है सेक्शन जो है चुप हो गया, यार कौन सी प्राइस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स और कैसी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में तो ये तो नहीं ना यार चुप कर जाओ हमें पता है, हमने जस्टिफाई कर दिया कि बस जी हमने परचेज करना है। तो इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए रेगुलेशन आई है। उसके बाद
वेयर परचेज ऑफ शेयर्स हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन। लॉ कहता है जब आप परचेज ऑफ शेयर्स कर लेंगे, यानी कि इस सेक्शन को अप्लाई कर लेंगे, इसका मतलब ये सेक्शन अप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली रेगुलेशन अप्लाई हो गई। तो कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर्स, कंपनी एक अपने पास रजिस्टर्ड नवा परचेज करेगी, उसमें क्या लिखेगी, उस रजिस्टर में लिखेगी, रजिस्टर में लिखेगी जी शेयर्स सो परचेज, के कितने शेयर्स हमने परचेज किए, और एंड इंटर देयर इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और उन शेयर्स के सामने जो परचेज करेगी पर्टिकुलर्स लिखेगी। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, कंसिडरेशन पेड, मोड फॉर परचेज, के ये क्या तरीके कार था जिसकी वजह से परचेज किए गए, कैंसल कब किए गए और री इशू कब किए गए। कैंसल हमें पता है, अगर आम शेयर है तो उसको तो हमने जला देना है, कैंसिल कर देना है, और अगर दूसरा शेयर है उसने री इशू हो जाना है। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, वो ट्रेजरी शेयर्स जो कि बोनस शेयर्स की मद में दिए गए, तो कितने दिए गए। और नंबर ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, फिर ट्रेजरी शेयर्स जो तुम्हारे पिंजरे में बंद थे, अगर उनको तुमने डिस्ट्रॉय किया तो कैसे किया। अगर कोई वायलेशन करोगे तो ये देखो सबसे बड़ी पेनल्टी का लेवल लेवल 3 लग जाएगा। ठीक है, तो यार ये था सेक्शन नंबर 88, जिसमें हमने बहुत सी वेग इंफॉर्मेशन ले ली। वेग इंफॉर्मेशन मतलब कि इसने हल्का सा गाइडलाइन प्रोवाइड की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया कि कैसे करो तो क्यों करो, और क्या तरीकेकार होना चाहिए। ये सेक्शन था 88। अब हम चलेंगे रेगुलेशन की तरफ। द लिस्टेड कंपनी बायबैक शेयर, लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है। अदर कंपनीज को तो एससीसीपी बता देगा, लेकिन लिस्टेड कंपनीज को एससीसीपी के अलावा ये रेगुलेशन भी बताएंगी। ये देखो यार, मैं तुम्हें ये बात ही बताता हूँ कि एससीसीपी की अपनी कोई वैल्यू नहीं, वो अपनी पावर ड्राइव करता है यहाँ से। अगर एससीसीपी अपना नोटिस लिख देना और उसके ऊपर ये पावर ना लिखे तो उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि ये एक्ट है, ये सब पे नाफिज होता है। तो हमेशा एससीसीपी कहता है यार ये मैंने काम अपनी तरफ से नहीं किया, ये मेरी पावर थी, और ये मैंने पावर अब सुन लो कहाँ से ड्राइव की, 512 से ड्राइव की। और उसको आप कहता है पावर 512 में जनरल लिखा हुआ है कि एससीसीपी की पावर है, वो इनको जब भी कोई मसला होगा तो हुक्मनामा इशू करेगा, और सारी कंपनीज उस हुक्मनामे को मानेंगी। कहता है आप 512 तो हुक्मनामा पढ़ लेना, लेकिन सेक्शन नंबर 88 के साथ मिला के पढ़ना, फिर तुम्हें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी क्यों और किस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर ये रेगुलेशंस नाफिज करने जा रहा। तो जी उन्होंने कहा, जी एससीसीपी ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब आपको वो सारे मसाइल हल करने की तरफ चला गया हूँ जो आप मुझसे क्वेश्चन करते थे, और जो लोग मुझसे पूछते थे कि सेक्शन नंबर 88 में लिखा है तो कैसे लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एससीसीपी की आदत है कि वो एसआरओ इशू करता है, और एसआरओ के जरिए कोई भी कानून जो है कंपनीज के ऊपर नाफिज कर देता है। लेकिन याद रखना, जो भी कानून नाफिज होता है उसके ऊपर सेक्शन नंबर 512 मेंशन कर देता है। इसी तरह आपको याद होगा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी उसने मेंशन किया था, मैंने ये काम खुद नहीं किया, मेरी ये पावर है, कहाँ पे है, 512 पे है। तो अब हम ये तीसरी रेगुलेशन पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, जिसके ऊपर तुम्हें फिर नजर आ गया 512। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। वो कहता है जी ये 2019 में आया था, ये आते ही पूरे पाकिस्तान पे नाफिज हो गया था, और इसका नाम क्या होगा, दी लिस्टेड कंपनीज बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज में डील हो रही हैं। और उसने फिर बता दिया कि इसको जब पढ़ोगे ना तो पहले सेक्शन नंबर 88 पढ़ लेना, फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो मैंने यार तुम्हें पहले भी बताया कि इन रेगुलेशंस की ना डेफिनेशन को एक नज़र में देख लेना। जैसे ये है पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होती है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन तुमने पढ़ लेनी है यार, क्योंकि डेफिनेशन हो सकता है, और मुझे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि डेफिनेशन जो है ना ये एक्ट और रेगुलेशंस की, सिक्योरिटीज एक्ट हो गया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन हो गई, ये जितनी रेगुलेशन हो गई, स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सर इनमें से ना एमसीक्यू पूछ लेता है। ओके,
तो ये सारा पढ़ लेना। हाँ, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ये अभी इसको ऐसे ही पढ़ लेना, क्योंकि ये मैंने तुम्हें सिक्योरिटीज एक्सचेंज में भी पढ़ा देनी है डेफिनेशन। तो अभी इसमें जो डेफिनेशन है ना वो तुम देख लेना, बिल्कुल ईजी है, आसान है। कंपनी ने पढ़ लिया चुप करके सेक्शन नंबर 88। कंपनी ने कहा पैसे भी मौजूद है, और लिस्टेड कंपनी ने कहा चलो जी अब हम बायबैक करते हैं, लेकिन उसको ये सारी रेगुलेशन उठा के पढ़नी पड़ेंगी। क्या आप एलिजिबल हैं बायबैक करने के लिए? सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि लिस्टेड कंपनी, चलो ठीक है तुम्हारे पास पैसा मौजूद है और तुम लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर ली है, अब ये देखो क्या तुम एलिजिबल भी हो इस काम के लिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। अ कंपनी शैल बी एलिजिबल टू परचेज इट्स शेयर, अगर वो ये तमाम कंडीशन फुलफिल कर लेती है। पहली कंडीशन क्या है? वो कहता है जी उस वो लिस्टेड कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रही है फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 years। उसको 3 साल हो गए हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए हुए, या 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, इसको ऐसे कह लो। फिर उन्होंने कहा जी मिनिमम कैपिटल और इक्विटी रिक्वायरमेंट, मिनिमम फ्री फ्लोट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है सेट आउट इन लिस्टिंग रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आफ्टर द परचेज। फिर कहता जी तुमने ये भी अपने आप पे कंप्लाई पहले कर लेना है कि स्टॉक एक्सचेंज ने तुम्हें कहा था कि कम से कम तुम्हारे पास कैपिटल कितना मौजूद होना चाहिए और कितना कैपिटल फ्लोट में होना चाहिए, कितना कैपिटल मार्केट में मौजूद होना चाहिए। कहता जी उतने शेयर्स अपने पास हमेशा मौजूद रखना, तो उनसे वही शेयर्स ना परचेज कर लेना। उसके बाद उन्होंने कहा इट हैज obtained अप्रूवल ऑफ मेंबर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले दो काम हो गए। पहला कि देख लो 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया लिस्टेड कंपनी तुम्हें। दूसरा कि कम से कम उतना कैपिटल अपने पास रख लेना जो कि तुम्हें लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में ऐसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने हुक्म दिया था कि कम से कम तुम्हारे इतने शेयर्स तो हमेशा मौजूद होने चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट है तो कहता है जी खुशी से तुम क्या करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। ये लोग क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर बोर्ड एक अंडरटेकन देंगे, बोर्ड हैज undertaken that the fund specified for the purchase by the board of directors for the purchasing company are available with the company, and after the purchase the purchasing company is capable to meet its obligation on time। कहता है जी बोर्ड फिर जो है ना कसम उठाएंगे, कसम खाएंगे कि जब एक कंपनी शेयर परचेज करती है ना तो ये रेगुलेशन कहती है उसको उसको नाम दे देना परचेजिंग कंपनी। बोर्ड ये कसम उठाएंगे कि कंपनी जो है, जो परचेजिंग कंपनी कहलाएगी, उसके पास इस वक्त इतना पैसा मौजूद है कि जब परचेजिंग कंपनी शेयर को परचेज कर लेगी तो अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर लेगी। इतने अमीर हैं हम। और बोर्ड ये भी कसम उठाएंगे कि यार ये जो पैसे पड़े हैं ना, हम इतने हमारे काबिल हैं, इतने पैसे हैं कि 12 महीनों की लाइबिलिटीज हम झटके में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ये कसम उठाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अंडरटेकिंग, ये वादा लिख के देंगे कि हम हल्फिया बयान देते हैं यार हमारे पास इतना पैसा मौजूद है। फिर कहता है जी परचेजिंग कंपनी, वो कंपनी जो शेयर परचेज करने जा रही है, उन्होंने कहा जी परचेजिंग कंपनी शुडंट बी ऑन डिफॉल्टर काउंटर। उन्होंने कहा परचेजिंग कंपनी ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि डिफॉल्ट में है। और आपने डिफॉल्ट की डेफिनेशन मेरे साथ वाइंडिंग अप में पढ़ ली थी। उन्होंने कहा था परचेजिंग कंपनी डिफॉल्टर कंपनी ना हो। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of purchasing company shall not propose or recommend a purchase in any of the following, namely। उन्होंने कहा जी बाय बैक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी नहीं कर सकते इन वक्त के ऊपर। अच्छा जी, कोर्ट में है वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग और आप इशू कर दें बाय बैक कि हमारे पास पैसा ही बहुत है, अभी कोर्ट में फैसला अनाउंस नहीं हुआ, कोर्ट में पिटीशन चली गई है कंपनी को वाइंड अप कर दो। और हमने तो ये पढ़ा था ना वाइंडिंग अप में कि वाइंडिंग अप कंपनी की वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब कोई पिटीशन कर देता है।
कि कंपनी को वाइंड अप करो, तो उसी तरीके से वाइंडिंग अप शुरू हो जाती है। A scheme of arrangement compromises reconstruction, merger, demerger is approved by the board unless the purchase is a part of such अरेंजमेंट कंप्रोमाइज। कहता है जी अगर कंपनी किसी अरेंजमेंट में है ना, कोई कंप्रोमाइज हो रहा है या कंपनी किसी के साथ मर्जर में जा रही है, तो लॉ कहता है कि आप कभी भी बायबैक ऑफ शेयर्स पहले नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी स्कीम ही यही थी, मर्जर की रिक्वायरमेंट ही यही थी कि पहले अपने शेयर्स जो एक्स्ट्रा हैं उनको बायबैक कर लो, तो लॉ कहता है जी आप जो हैं वो बायबैक कर लेंगे। उसके बाद अ पब्लिक ऑफर फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फॉर द परचेजिंग कंपनी अंडर द, फिर उन्होंने कहा जी पब्लिक ऑफर कैसे करनी है, वो बच्चों को पढ़ा देना सिक्योरिटीज एक्ट। तो पब्लिक को ऑफर कैसे करनी है सिक्योरिटीज एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। Before the expiry of 6 months from the date of an earlier annual general meeting in which the purchase was disapproved by the members। तो कहता है जी एक एजीएम हुई थी जिसमें ना आपने प्रपोजल दिया था बायबैक करना चाहिए और मेंबर्स ने वो रिजेक्ट कर दिया था, मेंबर वो बायबैक रिजेक्ट कर चुके हैं, तो दोबारा बोर्ड ने डिसाइड कर लिया बायबैक करना है, तो बोर्ड को कहा सोचना ना 6 महीने तक बायबैक करने का, क्योंकि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पहले भी हो चुकी थी, उसमें फैसला ये आ गया था बायबैक नहीं करना। तो बोर्ड को कह दिया जी 6 महीने दोबारा एक्सपायर होने दो, शायद मेंबर भूल जाएं दोबारा आ जाएं और दोबारा जो है फैसला जो है तुम्हारे हक में हो जाए, बायबैक कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर परचेज क्या होगा, देखो पब्लिक ऑफर का प्रोसीजर क्या होगा वो सिक्योरिटीज एक्ट में जाके पढ़ेंगे। अब याद रखना, वहां पे मैं तुम्हें याद बात करवाऊंगा कि यार तुमने पढ़ा था ना उधर, आ जाओ अब मैं तुम्हें इधर तरीका बताता हूँ। हाँ, लेकिन परचेज करने का तरीकाकार क्या होगा कि आप पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर सड़क पे खड़े हो जाएंगे, शेयर्स बेच दो, शेयर बेच दो, ऐसा कोई मामला हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर परचेज, general meeting in which the special resolution is to be passed shall be held not later than 30th day of the date of meeting of board in which the purchase is recommended। पहले उन्होंने कहा जो जनरल मीटिंग जिससे स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव करवानी है ना, वो विद इन 30 दिनों के अंदर अंदर तुमने करवानी है, जिसमें डायरेक्टर्स जो हैं अपना प्रपोजल पेश करेंगे, जो डायरेक्टर ने रिकमेंड किया वो पेश करेंगे। तो लॉ कहता है ऐसी मीटिंग जो है जिसमें डायरेक्टर का प्रपोजल पढ़ना है ना, वो विद इन 30 डेज के अंदर करवानी है। परचेजिंग कंपनी शैल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट, लेकिन याद रखना पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे करनी है, जो सिक्योरिटीज एक्ट हमें बताएगा, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी फिर उन्हीं सिक्योरिटीज एक्ट को पढ़ के ना फिर ये पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी। विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन अगर यहाँ से पास हो गई ना, 3/4 ने कह दिया हाँ जी डायरेक्टर जो है बड़े सच्चे हैं, बड़े पक्के हैं, इनकी बातों पे हमें इत्मीनान है, तो 3/4 की मेजोरिटी से रेजोल्यूशन ये अप्रूव हो गई कि वाकई हमारे पास सरप्लस है और ये जो पैसा जो है ट्रैप है इसको आज़ाद करो ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो जाए। तो उन्होंने कहा जी परचेजिंग जो कंपनी है वो पब्लिक अनाउंसमेंट ऐसे ही करेगी, और जैसे कि सिक्योरिटीज एक्ट में लिखा है, और विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग कंपनी, ये कंपनी जो अपने शेयर परचेज करेगी उसको कहते हैं परचेजिंग कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके क्या करेंगे, बिफोर मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट, जैसे कि कहा गया है सिक्योरिटीज एक्ट में, बिफोर मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट वो क्या करेंगे, ऑथोराइज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू एक्ट एज अ मैनेजर, किसी एक ऑफिसर ऑफ कंपनी को ऑथोराइज करेंगे टू एक्ट एज मैनेजर टू द ऑफर हु शैल इंश्योर द कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सड़क पे जाके खड़े नहीं हो जाएंगे शेयर बेच दो शेयर बेच दो, वो क्या करेंगे पब्लिक अनाउंसमेंट, जैसे कि सिक्योरिटीज एक्ट ने हुक्म दिया था ऐसे अनाउंसमेंट करनी है। वो अनाउंसमेंट करने के बाद क्या करेंगे, एक ऑफिसर को ऑथोराइज कर देंगे कि यार तुम मैनेजर बन जाओ, इस सारी ऑफर को डील करो और इंश्योर करना कि सारी लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हों, कि लॉ ने जैसे कहा ना परचेज कैसे शेयर करने वैसे शेयर करना। 2 मिनट का टाइम दो यार, मैं अजान सुन लूँ, आप ये अजान सुने, और अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ना वो टाइपिंग में अपना वक्त लगा ले। थैंक यू।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑफर फॉर परचेज होगी, ये लिस्टेड कंपनी कैसे करेगी? ये लिस्टेड कंपनी कैसे करेगी ऑफर फॉर परचेज? उन्होंने कहा जी, लिस्टेड कंपनी जो है वो विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी कि पहले बोर्ड का डिसीजन उन्होंने एससीसीपी और कमीशन को बता दिया, फिर 2 दिन के अंदर एजीएम रखी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आ गई, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद हमने करनी है पब्लिक अनाउंसमेंट। तो पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे करनी? जो सिक्योरिटीज एक्ट बोलेगा उसके मुताबिक वो करने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होने के विद इन 5 डेज के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी जिसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, अब कंपनी नहीं कहलाएगी, अब ये कहलाएगी परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी क्या करेगी 5 डेज के अंदर? अब ये ना सोच लेना कि परचेजिंग कंपनी कोई अलग ही कोई दूसरी कंपनी आकर परचेज कर रही है। परचेजिंग कंपनी शैल विद इन 5 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट के वो डिस्पैच करेगी, जैसे भी डिस्पैच के तरीकाकार हमने सेक्शन नंबर 55 में पढ़े थे, वो उन तरीकाकारों से डिस्पैच करेगी अपने मेंबर्स को, इंक्लूडिंग जो है सीडीसी में किसी का अगर शेयर है उसको भी। और सीडीसी में शेयर्स कैसे होते हैं वो भी मैंने तुम लोगों को बताया है। तो उन सबको बता देगी। क्या बताएगी? ऑफर लेटर देगी। ऑफर लेटर लॉ ने कहा खुद से लिखने नहीं बैठ जाना बाखिदमत जनाब मेरे प्यारे मेंबर साहब, ये ऐसी चीजें कुछ नहीं लिखनी। उन्होंने कहा जी सिर्फ और सिर्फ वही लेटर और स्पेसिफाइड फॉर्म है स्केजुअल नंबर 1 में, उसको डाउनलोड करो, फुलफिल करो और भेज दो। तो ऑफर लेटर जो है यार बिल्कुल इसके नीचे गिवन है, शायद मैं तुम्हें दिखा दूं, हाँ दिखा देता हूँ इसको पढ़ने के बाद। अ कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, जो कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट है, लेकिन वो अनाउंसमेंट बिल्कुल वैसा ही नहीं भेज देनी, उसके लिए कहता जी फॉर्म नंबर 2 यूज कर लेना जो कि सेकंड स्केड्यूल में मौजूद है। एंड इन केस ऑफ टेंडर ऑफर, अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा ऑफर कैसे करते हैं। एक होती है टेंडर ऑफर, तो कहता है जी इन केस ऑफ टेंडर ऑफर आपने स्केड्यूल नंबर 3 को फुलफिल करना है। होपफुली मैं तुम्हें बता दूंगा टेंडर ऑफर क्या है, क्योंकि नीचे आ गई है टेंडर ऑफर। फिर उसके लिए बिल्कुल मुझे वो डायग्राम बनानी पड़ेगी, शेयर होल्डर बनाने पड़ेंगे। अच्छा जी, 5वां पॉइंट पढ़ लो, फिर टेंडर ऑफर भी पढ़ लेंगे। ऑथोराइज ऑफिसर, वो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज किया था, क्योंकि बोर्ड भी तो मेंबर है ना कंपनी के, बोर्ड भी तो शेयर होल्डर है ना, तो उनके पास भी इख्तियार है इस स्कीम में अपने शेयर जो है वो बेच दें। इसलिए वो पीछे हट जाते हैं कि हम भी जो है ना लोगों में जाके बैठ जाए और हम भी अपने शेयर प्रपोज कर देंगे कि हमारे शेयर भी जो है हम देना चाहते हैं वापस। तो ऑथोराइज ऑफिसर जिनको बोर्ड ने असाइन किया था विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द परचेज पीरियड, कोई परचेज पीरियड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑथोराइज ऑफिसर की बात हुई है ना, तो ऑथोराइज ऑफिसर को कहा कि फॉर्म नंबर 4 जो है ना, जब ये परचेज क्लोज होगी तो एससीसीपी और कमीशन को फॉर्म नंबर 4 फुलफिल करके दे देना। अब ये देखो यार, ये सारी बातें नीचे पेस्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में, हमारी सिलेबस में ये प्रैक्टिस नहीं है। बस देख लो कि वाकई ये दुनिया में हो रहा है। ये देखो ऑफर लेटर, ठीक है, स्केड्यूल 1 में। अब ये कहाँ चला गया? चलो ये, सॉरी, हाँ, मिसलेनियस है, चलो गायब हो गया, लोड ही नहीं हो रहा, हो जाएगा। तो मैं यार नीचे इसलिए आया था तुम्हें दिखा दूं कि वाकई यार दुनिया में ये बातें हो रही हैं, ठीक है, दुनिया इन बातों पे जी रही है। वो अलहदा बात है, कंपनीज एक्ट हमने पहले नहीं पढ़ा था तो हमें नहीं पता था। अब ये लोड हो जाएगा, होपफुली हो गया होगा। चलो जी, वो कहता मैंने नहीं दिखाना ऑफर लेटर, कर लो क्या करना है। तो ठीक है, अगली बार देख लेंगे। तो अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। होपफुली जो है ना कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे और जो है नया जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेंगे, जो हमारा होगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ यार, तो मुझे आपकी बात भी सुननी चाहिए। अच्छा जी, पहले जी नजम भाई का क्वेश्चन है सर, बट प्रॉफिट्स में किस डालेंगे ये समझ नहीं आई।
प्रॉफिट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, वहां पे ये मीनिंग है नजम भाई कि उनको अगर वाइंडिंग अप पे कुछ प्रॉफिट बच गया ना, तो उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो सेंस थी वहां पे बताने की। आप लोगों के जो क्वेश्चन है से ए सर आई एम न्यू ट्रेनिंग काइंडली ऐड मी व्हाट्सएप। आप ना मेरे जो है ना मैसेज करें उस पे नंबर पे, तो आपको ना ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे। यार कोई ना मुझे ग्रुप में ना, आप लोगों में से कोई ग्रुप का लिंक शेयर करे, ताकि 2-3 लोग और भी हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं हमने ग्रुप में ऐड होना है। और मेरे व्हाट्सएप में इतना कुछ है ना कि अब वो यार मुझे मिलती नहीं चीज़। इतनी क्लासेस हो रही होती हैं, इतने स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं कि मुझे वो मिलता ही नहीं कि मैंने वो ग्रुप का लिंक कहाँ से लेना है। एक तो जिसने ग्रुप बनाया वो ये भी अलाउ कर दे कि मैं उसका लिंक वहां से कॉपी कर सकूं। अगर मैं वहां से कॉपी नहीं कर सकता तो मुझे ना इस लेक्चर के एंड पे इसी ग्रुप में दोबारा लिंक पेस्ट कर देना, ताकि मैं इन स्टूडेंट्स को भेज दूं। तो जी आप न्यू हैं, इस नंबर पे मैसेज करना, तो मैं आपको जो है ना वो ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। एंड आई मैसेज द एडमिन बट हैव नॉट, ठीक है। प्लस विच बुक आर रीडिंग, आपको रीडिंग मटेरियल ना मेरी तरफ से मिल जाएगा ग्रुप के मैसेज के साथ। रीडिंग मटेरियल जो भी स्लाइड्स हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने मार्केट से बुक परचेज नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद सर पेनल्टी लेवल 1 2 3 एक्सप्लेन कर दे जाजेब। यार ये पेनल्टी लेवल तो पहले दिन के पहले लेक्चर की बात है, पेनल्टी लेवल फिक्स है, वो बता दिए थे उसने। जो है ना हमारा कंपनीज एक्ट है, तो दोबारा जो है ग्रुप में, बल्कि पेनल्टी लेवल वो डाटा में भी पड़े होंगे। जो डाटा मैनेज कर रहा है ना ये हमारी स्लाइड्स का, उस पर्सन ने उसमें भी पेस्ट किए होंगे। उसके बाद सर प्रॉफिट में ये तो मेरे ख्याल से मैंने कर दिया। सर किस कॉमन ग्रुप है लॉ के लिए, सिर्फ कोई कॉमन ग्रुप है लॉ? हाँ जी है लॉ के लिए कॉमन ग्रुप। मुझे ना इस नंबर पे मैसेज करना, आपको अब मुझे लिंक मिल जाएगा इनकी तरफ से, वो मैं आपको भेज दूंगा। माशाल्लाह उसमें पहले तो मेजोरिटी इतनी ज्यादा थी, एक पुराना ग्रुप वो उसकी लिमिट ही एक्सपीड हो गई थी। सर व्हाट इज एसआरओ? यार तुम्हें समझाता हूँ एसआरओ क्या है, चलो 10 मिनट है इस पे लगा लें हम। यार पाकिस्तान में ना बल्कि दुनिया में ये होता है, लॉ ऐसे बनता है। ये होती है पार्लियामेंट, इसमें वही लोग जाते हैं जिनके वोट को हम इज्जत देते हैं। ठीक है, ये बैठे होते हैं यहाँ पे। बल्कि मैंने जो लॉ पढ़ाता हूँ ना वो आपके सामने शेयर करता हूँ कि एक एक्ट कैसे पास होता है, ऑर्डिनेंस कैसे पास होता है, रूल और रेगुलेशन क्या होती है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने डायग्राम बनाई हुई है, 1 मिनट। हाँ स्क्रीन शेयर उसके साथ करूँगा, 1 मिनट यार, मुझे वो स्लाइड ओपन करने दो। स्लाइड में ओपन करता हूँ, उसके ऊपर मैं डायग्राम बनाई हुई है कि कैसे एक एक्ट पास होता है, ऑर्डिनेंस पास होता है, फिर उसके बाद ये रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या हैं। मुझे खोलने दो जरा। कंपनीज एक्ट, लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, होपफुली इसमें होगा। नहीं इसमें नहीं, तो इसमें तो लाजमी होगा फिर। हाँ मिल गया मुझे। शेयरिंग जो है इसको चेंज कैसे करना है, इस तरह करना होगा, स्क्रीन शेयर। हाँ अब शायद तुम्हें नजर आ रहा होगा। देखो एक लॉ कैसे पास होता है और कैसे वो दर्जा कहला जाता है एक्ट का। देखो हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला क्रिएट होता है, जैसे लेट्स सपोज मैंने अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया है कि यार पहले हमारे इतनी ट्रैफिक नहीं थी, तो ट्रैफिक ज्यादा हुई, उसका मसला क्या हुआ कि एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए। अगर एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए तो हमारे पास क्या राइज हो गया, प्रॉब्लम आ गया। उस प्रॉब्लम का लिखा जाता है सोल्यूशन, कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन लिखा जाता है। जो लॉ मेकर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अवाम को रूल्स बताते हैं, वो लिखते हैं सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद उन्होंने तैयार कर लिए ट्रैफिक के कवानीन।
कोई बैठा बहुत सियाना हम जैसा या आप जैसा, उसने तरीकेकार लिख लिए कि ट्रैफिक को ऐसे चलना चाहिए। जब उसने ये रूल लिख लिए सारे के सारे, एक किताब लिख ली, तो कोई रूल को मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। वो कहेगा जाओ यार, कौन से रूल लेके आ गए हो हमारे सामने, कोई भी नहीं मानेगा। वो ट्रैफिक रूल्स एक रूल बुक की शक्ल में हम पेश करते हैं पार्लियामेंट के सामने, अगर पार्लियामेंट मौजूद होती है तो। पार्लियामेंट जो है वो वहां पे मौजूद होती है, और वो होते हैं हमारे नुमाइंदे। हमने उनको सिलेक्ट किया हुआ है, हमने उनको इसी पर्पस के लिए यार सिलेक्ट किया है कि वो जो भी फैसले करे हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी भलाई के लिए करें। उन्होंने उस रूल बुक को पढ़ा, उस रूल बुक के ऊपर अगर उन्होंने ठप्पा लगा दिया ना ये पास का, तो ये रूल बुक, ये कवानीन फिर बन जाते हैं एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा कानून बन गया है जिसको सबने मानना है, अगर ना माना तो फाइन हो सकता है। अब तुम मुझे ये बताओ, ट्रैफिक का जो एक्ट है अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हो तो तुम्हें नीला सा चालान मिलता है ना? क्यों मिलता है? तुमने उन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। तो इसी तरह एक्ट एक बनता है। इसी तरह यार हमारा बना है कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट क्या क्यों बना? बिजनेस था, कमर्स थी हमारे पास। कमर्स में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? चोरियां हो रही थी। देखो ऐसे लोग काफी थे जो पैसा लेके भाग जाते थे, या ऐसे डायरेक्टर काफी थे जो सपने दिखा के और उन सपनों का कत्ल कर देते थे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन लिखा गया। सॉल्यूशन क्या लिखा गया? पूरा डिटेल में कंपनी एक्ट लिखा गया। वो कंपनी एक्ट की कोई अहमियत नहीं थी जब लिखा गया। उस कंपनी एक्ट को लिखने के बाद जब पार्लियामेंट के सामने पेश किया तो वहां हंगामा हो गया। हम देखते ही है ना आज पार्लियामेंट में बड़ी हंगामा आई हुई, तो ये हो गया वो हो गया, तो वहां हंगामे हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। अच्छा जी, तो वहां पे हंगामा रही होगी, फिर एट लीस्ट उनको अकल आ गई, उन्होंने इसको पास कर दिया। जब वो पास हो जाता है तो वो दर्जा कहला जाता है एक्ट का। फिर ये एक्ट नाफिज हो गया सारी की सारी कंपनीज के ऊपर। अब तुम्हें एक्ट की समझ आ गई, एक्ट ऐसे बनता है। अच्छा, अगर पार्लियामेंट इन सेशन ना हो, पार्लियामेंट मौजूद ना हो, पार्लियामेंट दो तरह से ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती। पहला तो नेचुरल वे है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो पार्लियामेंट मौजूद नहीं होती। दूसरा एक नेचुरल वे है कि पाकिस्तान में मोस्टली मार्शल लॉ लग जाता है, तो उसकी जगह फिर हेड ऑफ स्टेट बच जाता है। हेड ऑफ स्टेट पीछे बच जाता है, और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो या तो सदर होता है या जिसने मार्शल लॉ लगाया होता है वो होता है। अगर ये रूल बुक हेड ऑफ स्टेट के सामने रख दी गई, क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी लेकिन मुल्क में लॉ एक बनाना था, हेड ऑफ स्टेट किसने उसको पास किया, तो वो जो भी बनेगा वो एक्ट नहीं बनता, वो बनता है ऑर्डिनेंस। इसीलिए 2001 में ना हेड ऑफ स्टेट मौजूद था, मुशर्रफ मौजूद था, तो उसके सामने इनकम टैक्स के रूल रखे गए। उसको वो रूल पसंद आ गए कि वाकई पाकिस्तान की अमीर आवाम से इस तरह चंदा इकट्ठा करना चाहिए। तो उसने उन रूल्स को वो पास किए थे हेड ऑफ स्टेट ने, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ऑर्डिनेंस। ठीक है, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट ने। अब बात आ जाती है सारी, ये एसआरओ क्या है और ये रेगुलेशंस क्या हैं। अब इसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ एसआरओ क्या है। एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे कि तुम्हारे सामने स्टैट्यूटरी कंपनी जिंदा है जिसको हम डेली पढ़ते हैं एससीसीपी। एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको पार्लियामेंट किसी पर्पस के लिए बनाती है। ये बनाई जाती है क्योंकि पार्लियामेंट में कोई या तो एक्ट अनाउंस हुआ है या ऑर्डिनेंस अनाउंस हुआ है कि यार पाकिस्तान में एक कंपनी होनी चाहिए जिसको इसी काम के लिए लगा दो। ये स्टैट्यूटरी कंपनी दुनिया में पैदा हो गई। क्यों पैदा होगी? आज ही देखना, एससीसीपी की साइट खोलना, उसके जाके अबाउट में देखना, एससीसीपी ने कहना मेरा जन्म तब हुआ था जब पार्लियामेंट में ना, वो आई थिंक सो तारीख कोई इतनी है, एक एक्ट अनाउंस हुआ था, उन्होंने मुझे क्रिएट कर दिया था। अब मेरा काम क्या है? कहता जी इस एक्ट में लिखा हुआ है जितने कंपनीज एक्ट आएंगे ना, जितने कंपनी लॉ बनेंगे उनको नाफिज करना।
अब इसके पास आ गया वो मोटी हुई किताब लिखी हुई कंपनी एक्ट, जिसमें सेक्शन मौजूद है 512, जिसको ये स्टैट्यूटरी कंपनी यूज करती है और इसको यूज करते हुए रूल्स बनाती है। जो ये कानून बनाती है ना, फिर स्टैट्यूटरी कंपनी जो कानून बनाती है उस कानून का नाम होता है रूल्स या रेगुलेशन। इस कानून का नाम होता है, और ये भी होता कानून है, ये भी होता कानून है। अगर इसको भी ना माना जाए तो जुर्माने पड़ते हैं, क्योंकि ये देखो रूल्स और रेगुलेशन बनाए स्टैट्यूटरी कंपनी ने, और जिसने अपनी पावर ड्राइव की एक्ट से, और एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। ठीक है, तो ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। अब सवाल है एसआरओ क्या है? एसआरओ होता है, इसका वर्ड होता है एसआरओ। एसआरओ, एसआरओ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी, कि ये जो ऑर्डर है ना स्टैट्यूटरी ऑर्डर है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये किसी ने, किसने इशू किया? स्टैट्यूटरी कंपनी ने। आर का मतलब क्या है? रेगुलेटरी। ये स्टैट्यूटरी कंपनी का रेगुलेटरी, ओ का मतलब है ऑर्डर है। अब एसआरओ को डिफाइन करने के लिए सारी कहानी मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, तो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होती हैं वो इशू करती हैं एसआरओ, इसीलिए एफबीआर के एसआरओज आते हैं। ठीक है, एफबीआर के जितने भी आते हैं एसआरओज निकलते हैं, क्योंकि एफबीआर जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का आया है। अब जैसे जैसे हालात होते हैं, क्या सारा जो है दोबारा कानून लिखा जाएगा, पार्लियामेंट के सामने दोबारा पेश करेंगे और वहां पे दोबारा हंगामा आराई होगी, और वहां पे तो पार्लियामेंट के अपने मसले बड़े हैं। तो उन्होंने एक बार बना दिया, और इस पर्पज के लिए एक स्टैट्यूटरी कंपनी बना दी एफबीआर। एफबीआर की साइड भी खोलोगे ना, वो भी अपनी कहानी बताएगा कि मैंने दुनिया में तब आंखें खोली थी जब एफबीआर का एक्ट आया था, और मेरा काम ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को नाफिज करना, और फिर उस कानून को नाफिज करने के लिए एफबीआर डे बाय डे एसआरओज इशू करता रहता है। अच्छा जी, होपफुली मैंने तुम्हें बता दिया एसआरओ क्या है। सर, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ which was passed on restriction of in joint session of parliament senate part। यार पार्लियामेंट जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, वो जब भी पास हुआ है, अगर हमारे सिलेबस की पेपर से 3 माह पहले पास हो गया ना, तो वो हमें अमेंडेड ही पढ़ना पड़ेगा। और यकीन रखो अपने उस्ताद पे, तुम्हें अमेंडेड ही पढ़ा के जाएगा। तो जितने भी टॉपिक होते हैं ना, मैं पढ़ाने से एक दिन पहले देख लेता हूँ कि कोई अमेंडमेंट तो नहीं हुई, नहीं तो मेरे पास तो सारे बने बनाए लेक्चर हैं, मैं तुम्हें वैसे ही डिलीवर कर दूँ। लेकिन उनके साथ यही होता है कि कोई अमेंडमेंट ना हुई हो जो मुझे चेंज करना पड़े। चलें, होपफुली यार आज का लेक्चर अच्छा लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।